और तुरंत मुझे देख के बताना जल्दी। आप देख के बताओ ये सारा। हाँ बच्चों, कल मैंने आपको कक्षा 12 में मानव भूगोल के सिद्धांत के बारे में बताया था। तो कल मानव भूगोल का परिचय, मानव भूगोल का अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषाएं के बारे में बताया था। आज उससे आगे चलना, मानव भूगोल की प्रकृति अर्थात मानव भूगोल में क्या क्या पाया जाता है, किससे मिलकर बना है। मानव भूगोल एक विज्ञान एवं कला है। मानव भूगोल एक विज्ञान एवं कला है। मानव भूगोल प्राकृतिक, पर्यावरण तथा मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी पारस्परिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से करता है। मानव भूगोल एक विज्ञान एवं कला है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार विज्ञान में क्रमबद्ध ज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है, विज्ञान होता है, उसी प्रकार मानव भूगोल में भी क्रमबद्ध किसी भी क्षेत्र में यदि व्यक्ति को उस क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो क्रमबद्ध यदि उसका अध्ययन किया जाए तो उसकी सटीक जानकारी मिलती है। इसके कारण जैसे मानव भूगोल कहते हैं कला भी इसी प्रकार है। जैसे अपने चित्रों, एक कलाकार चित्र में एक अपनी जो भावना व्यक्त करता है, जो बताना चाहता है, चित्रों से ही उसकी चित्र को देखकर ही पता चल जाता है। उसी प्रकार भूगोल में भी बहुत से चित्र होते हैं, उनसे देखकर हम बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है पर्यावरण, और मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में जैसे मेलों का निर्माण होना, मेलों का है, या मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण तैयार किए जाते हैं, उन दोनों के बीच जो अंतर संबंध होता है उसका अध्ययन ही परस्पर क्रिया के माध्यम से करता है। भौतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है? भू आकृति, मृदाएँ, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति तथा समस्त प्राणी जगत को शामिल किया जाता है। भौतिक पर्यावरण, भू आकृति, पृथ्वी की आकृति से मतलब यहाँ पर है कहीं पहाड़ हैं तो कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं ऊंचा नीचा है, कहीं समुद्र हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं तालाब हैं, उन सबों इसमें आ जाते हैं। मृदाएँ, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, उनके बारे में। जलवायु के बारे में, किसी देश या क्षेत्र के बारे में जो मौसम जो होता है उसका, किसी मौसम का जो औसत दिया जाता है, एक वर्ष का जो मौसम का औसत दिया जाता है वो जलवायु होता है। इसमें भी अध्ययन किया जाता है। जल, विभिन्न प्रकार के जल हैं, खारा जल, मीठा जल। प्राकृतिक वनस्पति, जो प्रकृति के द्वारा वनस्पति रखे पेड़ पौधे वगैरह इसी के अंदर आता है। समस्त प्राणी जगत, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है। अर्थात मानव ने प्रकृति में जो संसाधन दिए हैं, प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं, मानव उनका उपयोग करके सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण से तथा प्राकृतिक पर्यावरण मानव क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं।
मानव प्राकृतिक पर्यावरण से तथा प्राकृतिक पर्यावरण मानव क्रियाकलापों से प्रभावित होते हैं। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित प्राकृतिक पर्यावरण और मानव दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कहने का तात्पर्य है मानव अपने क्रियाकलापों से प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और प्राकृतिक पर्यावरण समय समय पर जो आपदाएं आती हैं उनसे व्यक्ति को प्रभावित करता है। मनुष्य प्रकृति के नियमों एवं उसकी प्रवृत्ति को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाता है। मनुष्य प्रकृति के नियमों एवं उसकी प्रवृत्ति को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाता है। कहने का तात्पर्य यह है मनुष्य प्रकृति के भी अपने एक नियम होते हैं, उसकी भी एक प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति उन प्रवृत्ति और नियमों को समझकर मानव अपने द्वारा निर्मित अपनी एक तकनीकी का विकास करता है। जो प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास की द्योतक होती है। जिस क्षेत्र या जिस देश की प्रकृति जिस देश या किसी क्षेत्र या किसी समाज की प्रौद्योगिकी अच्छी होती है उस वहाँ का सांस्कृतिक विकास अधिक अच्छा होता है। मनुष्य में घर्षण एवं ऊष्मा के ज्ञान से अग्नि का आविष्कार किया। मनुष्य प्राचीन काल में एक बहुत पिछड़ा हुई जिंदगी जीता था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने घर्षण और ऊष्मा का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे अग्नि का आविष्कार किया। डीएनए तथा आनुवंशिकी के सूत्रों को समझकर उसने रोगों को इलाज करने में सक्षम बनाया। आगे चलकर धीरे धीरे विकास किया, विज्ञान में प्रगति हुई, डीएनए का विकास किया, जानकारी प्राप्त की, आनुवंशिकी के नियमों के बारे में और सूत्रों के बारे में जाना गया। उनको समझकर जो इनसे संबंधित जो रोग होते हैं उनको दूर करने में हमें मदद मिली। और गति के नियमों से मानव ने वायुयान का निर्माण किया। और गति के नियम हैं, उन नियमों का ज्ञान प्राप्त करके वायुयान का निर्माण किया। जो आज जिस देश की वायुयान सेना जितनी पावरफुल है वह देश उतना ही तरक्की कर रहा है। प्रकृति कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय कर लेता है और अधिक सामान भी ले जाया आ जा सकता है, वैसे महंगा होता है। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने में, जबकि प्रौद्योगिकी उसे प्रकृति में परिवर्तन लाने में सक्षम बनाती है। प्रकृति का ज्ञान व्यक्ति ने या मानव ने प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया और उसके आधार पर प्रौद्योगिकी को भी विकसित किया। समय समय पर जब प्रकृति में परिवर्तन होते गए तो व्यक्ति ने भी उन परिवर्तनों को देखकर प्रौद्योगिकी में भी अर्थात तकनीकी में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए। आदिम काल में मनुष्य प्रकृति के चंगुल में फंसा था और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है आदिम काल में मनुष्य प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति को ही भगवान ईश्वर सब कुछ मानता था। उसे विज्ञान का ज्ञान नहीं था, किसी तकनीक का ज्ञान नहीं था, अर्थात प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत ही अत्यंत निम्न था, बहुत पिछड़ा हुआ था। मनुष्य ने तकनीकी और विज्ञान के विकास ने अपने अनुकूल सक्षम बना लिया। मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण प्रकृति को अपने अनुकूल बना लिया, अपने बनाने में सक्षम हुआ। मानव जब प्रकृति के अधीन था उस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है बच्चे, ये 1 नंबर का ऑप्शन में आता है
जब प्रकृति का मनुष्य पर अधिकार था, अर्थात मानव प्रकृति के अधीन था, तो उस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। इस अवस्था में प्रकृति के रौद्र रूप के डरने से बचने के लिए प्रकृति की पूजा करता था। जब मनुष्य प्रकृति के अधीन था, उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते थे, और प्रकृति के रौद्र रूप या प्रकृति के प्रजा से बचने के लिए वह प्रकृति की पूजा करता था। प्रकृति जब मानव पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लेती है, तब इस अवस्था को मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं या कहलाती है। प्रकृति जब मानव को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेती है, अर्थात प्रकृति मानव पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लेती है, तब इस अवस्था को मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। अर्थात प्रकृति ही के अधीन रहता है, प्रकृति जो करती है उसी के अनुसार वो काम करता है। प्राकृतिकरण की अवस्था में प्रकृति ही माता और मानव उसकी संतान होता है। प्राकृतिकरण की अवस्था में प्रकृति जो होती है उसकी माता कहलाती है और मानव उसकी संतान होता है। इस संदर्भ में कुमारी सैमुअल ने कहा है, ये एक बहुत अच्छी ये भूगोलवेत्ता हैं जो इन्होंने कहा है, एक परिभाषा है ये, जहाँ से मैं शुरू करूँगा उसको नोट कर लीजिएगा और उसका अध्ययन कीजिएगा। मानव भूपृष्ठ की उपज है। मानव भूपृष्ठ की उपज है। वह उसकी हड्डियों, तंतुओं, मस्तिष्क तथा आत्मा में प्रविष्टि मिलती है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य का जन्म पृथ्वी से ही हुआ है और मनुष्य की हड्डियों, तंतुओं, मस्तिष्क तथा आत्मा में भूपृष्ठ समाहित है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण बदलते, दोनों में अंतर है, देखिएगा। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण बदलते समय में मानव ने विज्ञान और तकनीक ज्ञान से प्राकृतिक बलों और नियमों को समझने में सक्षम बनाया। इसको थोड़ा मैं समझा दूँ। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्राकृतिकरण कहने का मतलब यह है, प्रकृति ने जब व्यक्ति को या मानव को अपने वश में कर लिया, उस पर अपना नियंत्रण जमा लिया, तो इस अवस्था को मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। लेकिन जब तकनीकी ज्ञान और विज्ञान की सहायता से प्रकृति पर अपना अधिकार जमा लिया, तो इसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। अर्थात उन्नत प्रौद्योगिकी के ज्ञान से मनुष्य प्रकृति पर हावी हो गया है। कहने तात्पर्य थोड़ा सा इससे पहले बता दूं, बदलते समय में मानव ने विज्ञान और तकनीक ज्ञान से प्राकृतिक बलों और नियमों को समझने में सक्षम बनाया। विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान से उसने प्रकृति के प्राकृतिक बलों, जो प्राकृतिक बल होते हैं, उन नियमों के बारे में सीखा और बलों को बारे में जाना और नियमों को समझा। उन बलों और नियमों को समझकर उसने एक उन्नत प्रकार की तकनीकी प्राप्त की और उस उन्नत प्रकार की तकनीकी के ज्ञान से मनुष्य प्रकृति पर हावी हो गया। अब मानव अपनी प्रतिभा और तकनीकी से पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों से मानव कल्याण की संभावनाओं का सृजित करने लगा है। मानव को जब तकनीकी और विज्ञान दोनों का अच्छा ज्ञान हो गया, तो उस ज्ञान के कारण
मानव ने अपनी प्रतिभा और तकनीकी से पर्यावरण में जो भी संसाधन थे हमारे पास, उसने उन संसाधनों को मानव कल्याण की संभावनाओं का सृजित करने लगा। मानव ने इस अपने उन्नत तकनीकी कौशल के ज्ञान से उन्नत तकनीक कौशल के ज्ञान से उच्च भूमियों पर विश्राम स्थल, विशाल नगरीय विस्तार, खेत, फलोद्यान, चारागाह, सागर तटों पर पत्तन, सागरीय एवं अंतरिक्ष मार्गों का विकास करके संभावनाओं का जाल बना लिया। इस अवस्था को संभववाद कहते हैं, अर्थात प्रकृति पर व्यक्ति द्वारा जो तकनीकी और विज्ञान का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान और अपनी ज्ञान की प्रतिभा कौशल से उसने उच्च भूमियों पर विश्राम स्तर बना लिए, विशाल नगरियों का विस्तार कर दिया, अर्थात बड़े बड़े शहर बसा लिए, नगर बसा लिए, खेतों का विस्तार कर दिया, जो उन्नत तकनीक के द्वारा खेतों का खेती करने लगे, फलोद्यान, विभिन्न प्रकार के उद्यान फलों के लगाने लगे, चरागाह, बड़े बड़े जो चरागाह थे उनका भी अच्छा विकास हो गया, विभिन्न प्रकार की घासों का भी रोपण होने लगा। सागर तटों पर जो समुद्री तट हैं उनके किनारे पर पत्तन अर्थात बंदरगाहों का विकास होने लगा। सागरीय एवं अंतरिक्ष मार्गों का भी विकास करके सागर के तटों और अंतरिक्ष के मार्गों का भी विकास किया करके संभावनाओं का जाल बना लिया, अर्थात हम भविष्य में भी इन तकनीकी विज्ञान की सहायता से हम और भी विकास कर सकते हैं। इस अवस्था को संभववाद कहते हैं, अर्थात व्यक्ति ने प्रकृति पर अपना अधिकार जमा लिया। मानव ने धीरे धीरे प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का उपयोग करके प्रकृति को मानवीय योग्य बना लिया। मानव ने धीरे धीरे प्रकृति द्वारा जो दिए गए अवसर थे उनका उपयोग करके प्रकृति को मानवीय योग्य बना लिया, कहने मतलब अपने अनुसार प्रकृति को ढाल लिया। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने पर्यावरणीय नव निश्चयवाद का सूत्रपात किया। ध्यान रखिएगा बच्चों, नव निश्चयवाद का सूत्रपात किसने किया, इसका ध्यान रखना आप लोग। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने पर्यावरणीय नव निश्चयवाद का सूत्रपात किया था। 1 नंबर का है ये निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है। निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है पर्यावरणीय नव निश्चयवाद। टेलर ने इसे नव निश्चयवाद कहा है, जो किस पर काम करता है? ये रुको और जाओ का अनुदेश देती है। नव निश्चयवाद कहती है प्रकृति मनुष्य से निर्देश देती है, प्रकृति को देखकर रुको और जाओ, मतलब प्रकृति को देखो, उसके बारे में समझो, ज्ञान प्राप्त करो, फिर उसके आगे बढ़ो, तरक्की करो। अर्थात चौराहों पर आपने देखा होगा, चौराहों पर लाल बत्ती किसका संकेत होती है? रुको। पीली बत्ती होने पर तैयार हो जाओ और हरी बत्ती होने पर चल दो। उसी प्रकार प्रकृति में परिवर्तन लाने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करो। सब कुछ अनुकूल होने पर परिवर्तन का चक्र चला दो। ग्रिफिथ टेलर ने कहा है, जिस प्रकार किसी चौराहे पर 3 प्रकार की बत्ती लगी होती हैं, जहाँ ट्रैफिक होता है, वहाँ पर एक लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती। लाल बत्ती संकेत देती है रुकिए,
पीली बत्ती कहती है चलने के लिए तैयार हो जाइए, और हरी बत्ती कहती है आप जाइए। उसी प्रकार प्रकृति में परिवर्तन जो लाने हैं आपको, सही समय का इंतज़ार करिए। सब कुछ जब ठीक हो जाए तब परिवर्तन का चक्र चल दो। इसका लक्ष्य है कि प्रकृति को मानव उसकी आज्ञा मानकर ही जी सकता है। इसका लक्ष्य है कि प्रकृति को मानव उसकी आज्ञा मानकर ही जीत सकता है। नवनिश्चयवाद मानवीय क्रियाकलापों और पर्यावरण के बीच उचित संतुलन बनाए रखने की विचारधारा है। इसमें 3 शब्द आए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एक निश्चयवाद होता है, एक संभववाद होता है, एक नवनिश्चयवाद होता है। निश्चयवाद में प्रकृति का व्यक्ति पर अधिकार होता है। संभववाद में व्यक्ति तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करके प्रकृति के विपरीत अपने संसाधनों का विकास कर सकता है। लेकिन ग्रिफिथ में क्या है कि प्रकृति में जो परिवर्तन लाना है, प्रकृति के सही समय का इंतज़ार करके उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करना होता है, जिसे नवनिश्चयवाद कहते हैं। आज इतना ही। कल आपको बताया जाएगा आज भूगोल प्रकृति हो गई, कल बताया जाएगा विषय क्षेत्र। आज इतना ही। थैंक यू।